हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका मिस्र की सभ्यता स्टार्ट हो गया था। तो मिस्र की सभ्यता में मैंने आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बता दी थी कि कैसे स्टार्ट हुई है, किस नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता स्टार्ट हुई, आरंभ हुई। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। और वो राज्य को एक जो है शाश्वत मानते थे या परिवर्तनशील संस्था मानते थे, जिसका प्रतीक इसको फ़रोह को माना जाता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिस्र की सभ्यता के बारे में बताई थी। अभी आपका ये आगे भी मिस्र की सभ्यता पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें आपको बताया था कि 30 राजवंश आए थे, जिसमें से इनको 8 भागों में बांटा गया है। तो आपका पहला चल रहा था प्रागैवंशी काल, तो उसमें आपका भी इनकम्प्लीट था। तो भी जो है देखते हैं कि क्या है उसमें। इस वीडियो में आपको बताऊंगी। पहले हम लोग लास्ट वीडियो जो भेजी थी उसके बारे में देखते हैं कि क्या था। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है मिस्र निवासी की पश्चिम देशों के लिए महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। मिस्रवासी अपने फ़रोह जो ईश्वर के प्रतीक थे, मृत शरीर की सदियों तक उसी रूप में देखना चाहते थे और वे मृत को विशेष विधि द्वारा सुरक्षित रखने का उपाय भी जानते थे। तो ये जो मिस्रवासी थे, तो ये जो है ये इनका मानना था कि जो हम मर गया है वो हमेशा सुरक्षित रहे और उसको हम हमेशा देख सकें। तो इसीलिए वो क्या करते थे, उसको विशेष विधि द्वारा सुरक्षित रखते थे। उसमें बहुत सारी वो रासायनिक क्रियाएं भी करते थे। आप लोग को बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि उनको सुरक्षित रखने के लिए वो बहुत सारे उपाय करते थे रासायनिक क्रिया द्वारा। तो प्रारंभ में क्या होता था, रेत के गड्ढों में गाड़ देते थे, मृतकों को दफना दिया जाता था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे मस्तबा या चबूतरा का रूप उन्होंने धारण किया। किसने? जो मृतक को दफनाते थे उस मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर। तो धीरे धीरे दफनाने की जगह पे मस्तबा बनाना स्टार्ट कर दिया, चबूतरे का रूप ले लिया। फिर प्राचीन राजवंश में पिरामिड का रूप ले लिया, उसमें परिणित हो गई, उसमें वो मतलब डेवलप हो गई आगे। ये जो मस्तबा बनाते थे तो उनको पिरामिड का रूप दे दिया। मस्तबे में सबसे नीचे एक शव कक्ष बनाया जाता था, जिसमें मृतक शरीर के रासायनिक क्रिया द्वारा सुरक्षित कर कास्ट पेटिका में रखकर अंदर बंद कर दिया जाता था। तो ये जो मस्तबा बनता था, इसमें कक्ष बनाए जाते थे, मतलब कमरे टाइप के इसमें कुछ बनाए जाते थे। तो इसमें नीचे का जो कक्ष होता था, उसमें मृत शरीर को रासायनिक क्रिया द्वारा वो कास्ट पेटिका में, जो लकड़ी की पेटिका होती है उसके अंदर रखकर बंद कर देते थे। और इसके साथ ही आवश्यक सामग्री भी उसके साथ दफना देते थे। और इनके जो प्रिय होते थे और जो इनके सबसे संबंधी पशु और उनके प्रिय होते थे, उन सबको जीवित गाड़ देते थे उनके साथ। और आगे के कक्ष को क्या कर देते थे, अवरुद्ध मतलब बंद कर देते थे। फिर ऊपर एक कक्ष में भित्तियों पर मृतक के जीवन से रिलेटेड यहाँ पे प्रमुख घटनाएं करते थे, रिलीफ चित्रण करते थे। और मृतक की एक कक्ष में जो है मूर्ति बनाते थे, प्रतिमा स्थापित करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो जीवित व्यक्तियों को और जीवित पशुओं को गाड़ते थे उनको दफनाना बंद कर दिया और उनकी जगह पे प्रतिमाओं को दफनाना स्टार्ट कर दिया था। प्रतिमाओं ने उनकी जगह ले ली थी, जीवित व्यक्तियों और पशुओं की जगह। तो प्रागवंशी परलोकवादी चिंतनधारी ही पिरामिड युगीन धर्म व संस्कृति का आधार बन गई। मतलब वहाँ पे वो पिरामिड बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार फ़रोह देवताओं तथा मरणोपरांत जीवन की कल्पना व आवश्यकताओं का आधार लेकर मिस्र की कला एक मृत्यु संबंधी संस्कारों तथा धार्मिक समाधि गृहों के निर्माण का एक लक्ष्य लेकर चली, जिसे हम मृतकों की कला कहा जाता है। तो देखिए, जो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने बताया ना कि ये मृत्यु से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करते थे। तो ये जो मृत्यु को लेकर धार्मिक संस्कार करते थे, समाधि गृह का निर्माण करते थे, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मिस्र की कलाएं चली, तो इसलिए उसको मृतकों की कला भी कहा जाता है। अब इसमें मैंने आपको मस्तबे का चित्र भी शेयर किया था कि कैसे मस्तबा बनाए जाते हैं, इनको कैसे दफनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बना दी थी। फिर ये भी बताया था कि मिस्र जो है दो छोटे छोटे नगर राज्यों में डिवाइड हो गया था, संयुक्त बहुत सारे नगर राज्यों में वो डिवाइड हो गया था। फिर वो जो है संयुक्त होकर, मतलब इकट्ठा होकर, बस वो 2 राज्यों में एकीकृत हो गया, इकट्ठा हो गया। तो कौन सा था? उत्तरी मिस्र लोअर इजिप्ट तथा दक्षिणी मिस्र अपर इजिप्ट। दोनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। तो उत्तरी मिस्र की राजधानी बूटो नगर थी और दक्षिणी मिस्र की राजधानी नेखो नगर थी। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ हरकोन पॉलिस के समाधि गृह से मृण पात्र व भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। पात्रों के गहरे लाल रंग के धरातल पर श्वेत व भूरे रंग द्वारा पशुओं व मानव की आकृतियाँ सीमा रेखाओं द्वारा अंकन हुआ है तथा ज्यामितीय अभिप्राय भी अंकित है। तो देखो, ये जो यहाँ पे हरकोन पॉलिस जो है वो एक जगह है नेखो नगर में, जो मिस्र में आता है। अभी आपको बताया ना दक्षिण मिस्र की राजधानी नेखो नगर थी।
तो वहीं पे एक जगह है हरकोन पॉलिस, तो वहीं पे ये जो है समाधि ग्रह देखने को मिलते हैं। समाधि ग्रह से देखिए क्या क्या चीज़ें मिली हैं देखने को। समाधि ग्रह से मृणपात्र, मिट्टी के मतलब बर्तन, व भित्ति चित्र, दीवारों पे जो चित्रण होते थे, प्राप्त हुए हैं। पात्रों के गहरे लाल रंग के धरातल पर इनका जो बेस कलर होता था पात्रों पर वो कैसा होता था, रेड कलर का होता था। उसके ऊपर ये श्वेत और भूरे रंग से पशुओं और मानव की आकृतियां बनाते थे। तो कैसी बनाते थे, सीमा रेखा, मतलब सिर्फ आउटलाइन करते थे और इन पर अंकन करते थे। कि इन पर ये जो पात्र होते थे, पात्रों के धरातल पर जो रेड कलर होता था, बेस जो रेड कलर से करते थे, उसके ऊपर श्वेत सफ़ेद कलर से और ब्राउन कलर से पशुओं और मानव की आकृतियां आउटलाइन द्वारा बनाते थे। तथा ज्यामितीय अभिप्राय भी अंकन है, मतलब ज्यामितीय चित्रण भी यहाँ पे हुआ था। कहीं कहीं आखेट का भी अंकन है। कुछ समय पश्चात मकर, मत्स्य एवं आदि युगीन नौकाओं का भी चित्रण मिलता है। 3500 ईसा पूर्व के लगभग इन पात्रों की हल्की गुलाबी पृष्ठभूमि पर गहरे लाल रंग से छायाप्रति महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे आखेट का भी अंकन है, मतलब शिकार का भी अंकन हुआ है। कुछ समय पश्चात मतलब कुछ टाइम बाद यहाँ पे मकर, मत्स्य और आदियुगीन नौकाओं का भी चित्रण मिलता है। समय के साथ साथ यहाँ पे कुछ समय बाद मतलब यहाँ पे क्या, मकर का भी चित्र मिला है ना, मत्स्य मछली का भी चित्रण मिला है और बहुत सारे नौकाओं का भी चित्रण मिलता है। तो 3500 वर्ष ईसा पूर्व के लगभग इन पात्रों की हल्की गुलाबी पृष्ठभूमि पर गहरे लाल रंग से छाया प्रति महत्वपूर्ण है। अब इनका जो बेस करते थे, इनके जो पृष्ठभूमि बनाते थे वो कैसे, हल्के गुलाबी रंग से बनाते थे। पहले कैसे बनाते थे, गहरे लाल रंग से बनाते थे, लेकिन यहाँ पर कैसे बनाए हुए हैं, हल्के गुलाबी रंग से पृष्ठभूमि इनका जो धरातल है बनाया गया है और उन पे गहरे लाल रंग से छाया प्रति महत्वपूर्ण है। लाल रंग से इन पर चित्रण किया गया है। भित्ति चित्र एक अंश ही प्राप्त है जिनमें हिरण तथा अन्य पशु इधर उधर चित्रित हैं तथा अन्य मानव आकृतियां परस्पर तथा कहीं पशुओं से लड़ते चित्रित हैं। मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जिनमें हाथी दांत व मिट्टी की प्रतिमाएं भी उपलब्ध हैं। अब देखिए भित्ति चित्रों का एक अंश मतलब एक पार्ट ही यहाँ पे प्राप्त हुआ है जिनमें क्या बना हुआ है, हिरण बना हुआ है और अन्य पशु भी बनाए गए हैं जो इधर उधर चित्रित किए गए हैं और इसमें अन्य मानव आकृतियां परस्पर मतलब एक साथ बनाई गई हैं तथा कहीं कहीं पशुओं से लड़ते चित्रित बनाई गई हैं। तो जो मानव आकृतियां हैं वो बनाई गई हैं और मानव आकृतियों को जो है पशुओं से लड़ते भी चित्रित किया गया है। यहाँ पे मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जिनमें हाथी दांत व मिट्टी की प्रतिमाएं, हाथी दांत से बनी हुई मूर्ति और मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या है। प्रारंभ में आखेट की विषय लेकर जिन भयंकर पशुओं का चित्रण हुआ, आगे चलकर वही विजय सम्राटों के प्रतीक बन गए। अब देखिए जो मैंने बताया ना अभी भित्ति चित्र के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं तो और आखेट के चित्रण भी प्राप्त हुए हैं शिकार के। तो ये जो शिकार के विषय लेकर काम करते थे भित्तियों पर, भयंकर पशुओं का जो चित्रण करते थे ये, तो क्या हुआ आगे चलकर वो जो विजय सम्राट होते थे, जो विजय स्थापित करते थे, उनके प्रतीक बन गए, उनके सिंबल बन गए वो चित्र। इन प्रतीकों में सिंह व वृषभ प्रमुख हैं। अनेक स्थानों पर सम्राट को मानव रूप में प्रस्तुत करते हुए पूंछ भी दिखाई गई है जो पशु जगत में भी उनकी शक्ति के मूल उदाहरण है। अब देखिए इन प्रतीकों में क्या क्या होता था, सिंह होता था शेर का और वृषभ बाइसन का प्रमुख है जो ये लोग अपने प्रतीकों के लिए इस्तेमाल करते थे। अनेक स्थानों पर सम्राटों को मानव रूप में प्रस्तुत करते हुए भी पूंछ दिखाई है। यहाँ पे मतलब मानव की भी पूंछ दिखाई गई है। मानव की जो मूर्तियाँ बनी हैं उनमें भी पूंछ मिली है जो पशु जगत में उसकी शक्ति के मूल के उदाहरण है, जो मानते हैं कि पशुओं का जो जगत है उसमें सबसे शक्तिशाली होता है। समाधि ग्रहों के आंतरिक भित्तियों के अलंकरण में चित्रकला महत्वपूर्ण समझी गई है। भित्तियों पर लगे काष्ठ के अनेक उपकरणों को भी चित्रित किया गया है। अब देखिए जो समाधि ग्रह बनते थे, जैसे आपका मस्तबा आगे बताया था, तो उसमें क्या होता था, अंदर भित्तियों में अलंकरण करते थे, मतलब जो मर जाता था उसके जीवन से रिलेटेड यहाँ पे चित्रण करते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण समझी गई है चित्रकला यहाँ की। भित्तियों पर लगे जो काष्ठ के अनेक उपकरण हैं, मतलब जो ये लकड़ी के बने हुए उपकरण लगाए जाते थे दीवारों पर, उन पर भी विशेष प्रकार की चित्रकारी की गई है। अनेक समाधि में काष्ठ पट्टिकाओं पर भी चित्रण मिलता है जिनमें सम्राटों के जीवन से संबंधित दृश्य हैं। तो अभी बताया ना मैंने कि जो लोग मर जाते थे उनसे रिलेटेड चित्रण करवाते थे। तो बहुत सारे समाधि पर क्या हुआ है, काष्ठ पट्टिका मतलब लकड़ी की पट्टियाँ मिली हुई हैं जिन पर जो है सम्राटों से रिलेटेड उनके जीवन से संबंधित दृश्य यहाँ पे बनाए गए हैं। पत्थर की तस्तरियों में चित्रित विषय कुछ भिन्न है।
इनमें हिरणों का पीछा करते शिकारी, कुत्ते तथा जाल में उलझे पक्षी दिखाए गए हैं। अब देखिए पत्थर की तस्तरी भी यहाँ पे प्राप्त हुई है, जिनके विषय कुछ अलग हैं, जिनके टॉपिक्स कुछ अलग हैं। तो इनमें क्या दिखाया गया है, हिरणों का पीछा करते हुए शिकारी दिखाए गए हैं, कुत्ते दिखाए गए हैं तथा जाल में उलझे पक्षी दिखाए गए हैं। मानव आकृतियां अपेक्षा पशु आकृतियां अधिक सजीव एवं कुशलता से अंकन की गई हैं। अब देखिए जो मानव की आकृतियां बनी हुई हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से, उनसे ज़्यादा जो है विकसित आकृतियां जो हैं वो किसकी हैं, पशु आकृतियों की हैं, जो अधिक सजीव लगती हैं। मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि वो उसमें जान डाल दी हो किसी ने, तो वो सजीव लगती हैं। खड़ी हुई मानव आकृतियां को दाईं ओर से देखते हुए उसमें बायां पैर आगे अंकित है। जिस दिशा में दृष्टि है उसी में कंधे हैं तथा उसी दिशा में बायां पैर है। अब देखिए खड़ी हुई आकृतियां जो है वो कहाँ देख रही हैं, दाईं ओर देख रही हैं, लेकिन उनका जो पैर अंकित है वो किधर है, बाएं ओर दिखाया गया है। जिसकी दिशा दृष्टि मतलब वो जो है उसी तरफ देख रहा है जिस तरफ उसके कंधे हैं और उसी तरफ उसका पैर बनाया गया है। धड़ को सम्मुख स्थिति में अंकित करके इस कलाकार को शरीर पर पहनाए जाने वाले अनेक आभूषण तथा नग्न आकृतियों में शरीर के सभी भागों को अंकित करने का अच्छा अवसर मिला है। अब देखिए जो मानव धड़ बनता था, टॉर्सो बनता था, जो वो कैसा बनता था, सम्मुख मतलब सामने एकदम फ्रंट बनता था। तो जब कलाकारों ने इनको बनाया तो क्या हुआ, शरीर पर जो चीज़ें पहनाए जाते थे, अनेक आभूषण नग्न आकृतियों के सभी भागों में अंकित करने का अच्छा अवसर मिला। मतलब जब ये फ्रंट व्यू ये लोग बनाते थे तो उसमें आभूषण भी बना देते थे, और जो मानो स्टडी, फिगर स्टडी है, वो भी इनको सीखने का अच्छा अवसर यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो अब आगे देखते हैं। धीरे धीरे सभी आकृतियों को अंकित करने के नियम बन गए और उनका गणित भी स्थिर हुआ। एक फलक पर पहले एक चौकोर खाने खींच लिए जाते थे, फिर उसमें नाप के आधार पर आकृतियां रेखांकित की जाती थी। चौकोर खाने को मिटा दिए जाते थे, फिर चित्रण प्रक्रिया में स्वतः ही समाप्त हो जाते थे। अब देखो इस टाइम पे क्या हुआ, गणित के नियम को अपनाया गया। मतलब उनको डिवाइड करके, जैसे आपका 7.5 फुट माना जाता है एक ह्यूमन फिगर, तो ये क्या हुआ, डिवाइड करते हैं कि एक फेस के बराबर इतना इतनी लंबाई होगी, है ना। तो ये गणितीय नियम यहाँ पे स्थापित हो गया। और इसमें क्या होता था, चौकोर खाने डिब्बे में डिवाइड कर देते थे, फिर उसमें जैसे चित्रण करते थे तो डिब्बों को मिटा देते थे, या फिर चित्रण करते करते उसमें जब फाइनल हम लोग बनाते हैं उन चौकोर डिब्बों में तो खुद ही स्वतः ही समाप्त हो जाते थे। तो यहाँ पे ये गणितीय नियम जो है स्टार्ट हो गया। तो अभी आपका मिस्र की कला बहुत बड़ा है, तो अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी और आगे मिस्र की कला और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर जूम मीटिंग में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसमें जो मेन है अभी आपका मिस्र की कलाओं में स्टार्टिंग में वो जो है समाधि गृह है, तो समाधि गृह में जो जो चीज़ें बनी हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग। थैंक यू।